हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज़ अ, क्लियर आ रही है? आज जी, मुझे तो बिल्कुल ठीक आ रही है। मुझे आपसे ये पूछना था कि आज कौन-सा लेक्चर है ये जो आप पढ़ा रहे हैं? मतलब आज मेरी फर्स्ट क्लास है। हाँ, ये इस ऑनलाइन वालों की फ़र्स्ट क्लास है बेसिकली। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक, ओके। चलिए, तलहा। जो सेकंड यूज़र है उनका नाम तलहा है या अली शौकत है? कैन यू हियर मी? सर तलहा here. तलहा, अच्छा। व्हाट्सएप पे आपका नाम अली शौकत से आ रहा था। नो सर, वो कोई और होंगे। अच्छा, वो और होंगे। ठीक हो गया, उन्होंने मतलब अभी तक ज्वाइन नहीं किया। जी, मैंने बेसिकली ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे आपके यहाँ से स्टाफ ने कहा कि आप आज की क्लास एज अ डेमो ज्वाइन करें, अच्छा, तो इसलिए मैंने ठीक। ज्वाइन किया। ओके, ग्रेट। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे ज़रा स्लाइटली? अभी करंटली क्या बैकग्राउंड है आपका, लीगल या अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स? सर सर मेरा अभी जो है ना, क्या कहते हैं, मैं मैनेजर अकाउंट्स जेफ टेक्सटाइल में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, तो नाइस। बेसिकली अभी हम जो है प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जा रहे हैं, तो कॉर्पोरेट लॉज वगैरह के लिए मुझे ज़रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, टैक्सेशन की कुछ चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ग्रेट। चलिए, वेल, इसको अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक वन। और बीच में कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी नोटिफाई कर सकते हैं, और अनम्यूट करके आप ओपनली लाइव भी बता सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ में मुझे कंफर्म करनी थी कि वो आपके स्टाफ मुझे कहते हैं कि आज दूसरी क्लास है और आप कह रहे हैं कि पहली क्लास है, तो ये थोड़ी नहीं नहीं कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, लास्ट क्लास में जो है ना काफ़ी डिस्टॉर्शन हो गई थी आवाज़ वगैरह की, तो ये फर्स्ट क्लास ही है। ओके हाँ, वो बेसिकली जो स्टाफ में पढ़े वो सेल्स डिपार्टमेंट में, तो उनको आइडिया नहीं है कि यहाँ पर वो जो लास्ट क्लास थी वो ड्रॉप हो गई थी, तो यही फर्स्ट क्लास है। ओके ओके ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम। ये स्लाइड्स आपके सामने भी लोड हो रही हैं, इनसे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो कोर्स कंप्लीट कवर होगा इसमें है कॉर्पोरेट लॉ प्लस टैक्सेशन प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उन तीनों चीज़ों को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। उन तीनों के यहाँ कम्प्लीटली नाम भी लिखे हुए आपके सामने आ जाएंगे। ये तीन मेजर रेगुलेटर्स हैं पाकिस्तान में, जो कि कंपनीज़ को ऑपरेट करने के लिए नीड पड़ती है इन तीनों रेगुलेटर्स की। अब उन तीनों रेगुलेटर्स की डोमेन्स में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे आपके सामने इस टाइम जो FBR शो हो रहा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये इसकी जुरिस्डिक्शन ऐसी है कि ये इंडिविजुअल यूज़र्स पे भी अप्लाई होगा, कंपनीज़ पे भी अप्लाई होगा, NGOs पे भी होगा, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पे भी, गवर्नमेंट कंपनीज पे भी, सब पे। एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू टैक्सेशन वो FBR में आ जाएगी। ऑन द सेकेंड हैंड, जैसे अभी आपने जिक्र किया था कि आप लोग पहले एक कंपनी में जॉब करें जो कि प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाना चाह रही है, तो पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज़ हैं ना, जिसको एक्चुअली एज़ पर द लॉ कंपनी कहा जाता है, लेमन लैंग्वेज में तो हर बिज़नेस को कंपनी कहा जाता है, बट एक्चुअली वो कंपनी होती नहीं है। जो असल में कंपनीज़ हैं वो सब की सब SECP में रजिस्टर्ड होती हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सेकेंडली, हम इस पूरे कोर्स में इसको स्टडी करेंगे इन डिटेल। और थर्डली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स और पेटेंट्स जहाँ से लेते हैं लोग, ये भी एक कंपनी की बेसिक नीड होती है, ताकि उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो नॉन टेंजिबल एसेट है, जिसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उनके ब्रेन से कोई आइडिया निकला है, तो वो सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में फॉल होते हैं। लेट्स इनिशियली, व्हाट इज़ कॉर्पोरेट लॉ? बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ एक डोमेन है जो कि रेगुलेट करती है पूरी दुनिया में ओवरऑल। हर स्टेट के अपने अपने डिफरेंट होते हैं उनकी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंगली, कि वहाँ पर उनका स्टेट जो है वो प्रोविंशियल है या फेडरल है, वो क्या क्या बायलॉज बना रही हैं। हमारे पास इस टाइम पाकिस्तान में जनरली कॉर्पोरेट लॉ किस चीज़ को डील कर रहा होता है? फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉरपोरेशंस, शेयर होल्डर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ कॉरपोरेशन। इसको सिंपल वर्डिंग में हम अगर करें तो मतलब ये बनेगा कि कोई भी कंपनी पाकिस्तान में फॉर्मेट होगी, बनने जाएगी, इनकॉर्पोरेट होगी, तो उसकी क्या बेसिक नीड्स होंगी, ये कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आ जाती हैं। कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा, डायरेक्टर्स की एज क्या होनी चाहिए, डायरेक्टर्स की नंबर कितने होने चाहिए, शेयर होल्डर, अगर कोई कंपनी है, उस कोई इंडिविजुअल उसमें शेयर्स एक्वायर करना चाह रहा है, तो शेयर होल्डर के राइट्स क्या होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। ओवरऑल ये पूरी डोमेन इसलिए बनाई गई थी कि कंपनीज़ पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में इलीगल प्रैक्टिसेस में ना चली जाएं, और कंपनी से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं ना, उन सब के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। आइदर वो एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके अपने राइट्स प्रोटेक्टेड हों, वो शेयर होल्डर हैं तो उनके भी राइट्स प्रोटेक्टेड हों, या कोई कंपनी चला रहे हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके भी राइट्स प्रोटेक्टेड हों, और अदर देन इंटरनल स्टाफ ऑफ कंपनी, बाहर से भी अगर कोई वेंडर्स हैं तो उनके भी राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। सेकंड, इसमें लिखा हुआ है मेन के कॉर्पोरेट लॉ मर्जर्स और एक्विजिशंस को भी डील करता है।
और ये अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे हम इसको देखें, मर्जर एंड एक्विजिशन की एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पाकिस्तान में पहले वारिद कंपनी थी, अब वो वारिद नहीं रही, वारिद को आई गेस मोबालिंक ने एक्वायर कर लिया, वो एक बहुत बड़ी एक्विजिशन थी। और अभी रिसेंटली एक और टेलीकॉम कंपनी है टेलेनॉर, टेलेनॉर टेलीकम्युनिकेशंस को एक्वायर कर लिया है यूफोन ने। तो ये भी मर्जर्स और एक्विजिशन के अंदर ही आ जाता है। अब एक कंपनी दूसरी कंपनी को किस तरह एक्वायर करेगी, क्या कंडीशंस मीट करनी होंगी, किस तरह पब्लिक नोटिस जाएंगे, वो सारा जो मैकेनिज़्म है वो कॉर्पोरेट लॉ डील कर रहा होता है इस सब को। दोनों कंपनीज़ के अपने अपने कॉर्पोरेट लॉयर्स या अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कह लें, सबकी टीम्स बैठती हैं और वो अपने अपने डोमेन की चीज़ों को मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा यहाँ साइड की पार्टी है उसके साथ कोई अनफेयर ना हो जाए। जैसे टेलेनॉर के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे या अकाउंट सेक्शन होगा, लीगल सेक्शन होगा, उन्होंने मेक श्योर किया होगा कि जो भी प्राइसिंग हो रही है, जो भी डिटेल्स हो रही हैं विद यूफोन, वो फेयरली जानी चाहिए। और यूफोन की टीम ने इस चीज़ को मेक श्योर किया होगा कि टेलेनॉर का जो कुछ भी है वो सारा कुछ ही हमारे पास आना चाहिए, ये ना हो कि ट्रांजैक्शन के एंड में कोई चीज़ रह जाए। आई गेस वन न्यू यूज़र हैज़ ज्वाइंड, उनका नाम हैदर है। या ओके, लेट्स कंटिन्यू। इसी तरह जो जितने भी मर्जर्स और एक्विजिशंस हैं उनके नॉर्मल कोई भी पाकिस्तान में सादा बिजनेस होता है ना, वो एक चलती हुई शॉप है या दुकान है, वो कोई भी किसी भी टाइम बाय करेगा, उसी टाइम वो इन्वेंट्री भी उसके पास आ गई। लेकिन जब कंपनीज़ को बाय करती हैं तो उसमें उसकी बैक एंड पे जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा डिटेल जाती है। डिटेल की एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता चलूँ, फिर इसके बाद आगे जाते हैं। जैसे टेलेनॉर बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, टेलेनॉर को एक्वायर कर लिया यूफोन ने। तो यूफोन के जितने भी अकाउंट सेक्शन के, लीगल के, फाइनेंस के लोगों ने उन्होंने मेक श्योर किया होगा कि टेलेनॉर के साथ साथ उनकी जो सब्सिडरी है एक इजी पैसा पाकिस्तान में, वो भी यूफोन की मलकियत में आए। कहीं ऐसा ना हो कि टेलेनॉर वाले टोटल पेमेंट ले लें, अपनी छोटी छोटी सब्सिडरीज हमें हैंड ओवर ना करें। तो एक छोटी सी रफ सी एग्जांपल थी कि कितना क्रूशल नीड होती है कॉर्पोरेट लॉ की एट द टाइम ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। Thirdly, it provides legal and regulatory requirements for the protection of stakeholder rights, interest, and ensure fairness, transparency, and accountability in the corporate sector. इसमें आपने देखोगे कि जैसे काफ़ी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड होती हैं। जितनी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनको जो शेयर्स हैं वो जनरल पाकिस्तानी सिटीजन्स बाय कर सकते हैं किसी भी टाइम। अब मैंने फॉर एग्जांपल कल जाके शेयर्स बाय कर लिए स्टॉक एक्सचेंज से, सिस्टम्स लिमिटेड एक कंपनी है उसके, या मैंने पीआईए के शेयर्स बाय कर लिए या किसी भी लिस्टेड कंपनी के। अब उस कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड ना हो, कोई स्कैम ना हो, कोई इलीगल प्रैक्टिसेस ना हो, मेरे साथ कुछ भी अनफेयर ना हो जाए एज अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। अब मैं तो एक छोटा सा यूज़र हूँ जिसके पास चंद हज़ार या चंद लाख रुपए के शेयर्स हैं, ना मुझे पता है कंपनी कहाँ पे लोकेट कर रही है, ना मैं कंपनी में इंटरफेयर कर सकता हूँ। फिर वो कंपनी किस तरह फेयरनेस के साथ चलेगी, ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सेट रेगुलेटर्स बनाए जो कि उन सारे कंपनीज़ के लीगल मेथड्स को टाइम टू टाइम कंप्लाइंस की शक्ल में मॉनिटर करे। इस पूरे कॉर्पोरेट की स्टडीज़ में, टैक्सेशन में, इन पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कॉम्प्लाइंस का वर्ड बार बार यूज़ होगा। कॉम्प्लाइंस बेसिकली इदारों को होल्ड करता है कि वो अपनी इलीगल प्रैक्टिसेस के अंदर ना चले जाएं। कॉम्प्लाइंस जब भी कोई चीज़ रजिस्टर होती है या इनकॉर्पोरेट होती है, द मोमेंट इट गेट्स रजिस्टर्ड, उसके फ़ौरन बाद उसकी कॉम्प्लाइंस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। कॉम्प्लाइंस क्या है? जैसे साल के बाद इनकम टैक्स फाइलिंग करनी है हमने एफबीआर की, जो एक आम बेसिक पाकिस्तानी को भी पता होता है कि जी गोशवारे जमा कराएं, फाइलर बने, ये भी एक कॉम्प्लाइंस की शक्ल है। ये एक सिंपलेस्ट सी कॉम्प्लाइंस है जो एक सिटीज़न ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ करनी है कि मेरे पास कितने पैसे थे और मैंने कितने कमाए, कितना टैक्स दिया। अब इसको मज़ीद टेक्निकल कर लें तो फिर कंपनीज़ अपना कॉम्प्लाइंस करके गवर्नमेंट को बताती हैं, गवर्नमेंट के तयशुदा सेट रेगुलेटर्स को, कि हमने शेयर होल्डर्स कितने रखे हुए हैं, शेयर होल्डर्स कब रिमूव हो रहे हैं, पार्टनर्स कब ऐड हो रहे हैं, कंपनीज ग्रो कर रही हैं, कम हो रही हैं, जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लाइंस की शक्ल में कंपनीज ने गवर्नमेंट को बताने हैं। अब गवर्नमेंट को कैसे बताने हैं? जो एफबीआर की डोमेन का कंप्लाइंस होगा वो एफबीआर के साथ करने हैं, जो एसईसीपी होगा एसईसीपी के साथ करना है, और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखा जाए तो ये ओवरऑल कॉर्पोरेट लॉ है। Lastly, corporate law is a complex and constantly evolving area of law that affects many aspects of business operations and transactions. ऐसे ये constantly evolve भी हो रहा है, प्लस ये हर jurisdiction का different भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बायोलॉजी स्टडी करें तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी वही बायोलॉजी है, वही केमिस्ट्री है, वही फिजिक्स है, पाकिस्तान में भी वही है, यूके में भी वही है। लेकिन लॉ के साथ एक इशू आता है कि तो ये हर जोन का डिफरेंट होता है, प्लस ये वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा इवॉल्व करता है। हर साल जब भी फाइनेंस एक्ट आता है हमारे एनुअल बजट का, उसमें एफबीआर के सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो बहुत हद तक चेंज हो जाते हैं, नई टैक्स रेगुलेशन आ जाती हैं।
इसी तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जब कंपनीज़ के इलीगल एक्टिविटीज़ को या स्कैम्स को पकड़ता है, जैसे पाकिस्तान में काफ़ी कंपनीज़ हैं जो पॉन्जी स्कीम्स चला रही हैं, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही है, जैसे टाइम्स वगैरह हो गया, कि आप 3 बंदे लाएं और फिर वो 3 बंदे लाख लाख रुपए दें, फिर वो आगे अकेले 3 बंदे लाए, फिर वो आगे से 3 बंदे लाए। इस तरह के जो ट्रीज़ वगैरह बन रहे होते हैं, तो ये सारी इलीगल प्रैक्टिसेस हैं कंपनीज़ की। इन सब को रोकने के लिए कॉर्पोरेट लॉ एक मेन डोमेन है जो कि रेगुलेट करती है, और उसके अंदर फर्दर रेगुलेटर कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो सेट पैरामीटर्स बनाता है कि जी इन चीज़ों से आपने लेफ़्ट राइट नहीं होना, अगर जो कोई भी कंपनी हो रही है तो वो इलीगल प्रैक्टिस कर रही है। अब जैसे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स वाले भी हैं, लोगों से फेक प्रोमिस कर लेते हैं रिटर्न्स के, तो इस टाइप की जितनी भी इश्यूज़ हैं वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के डोमेन में आते हैं। और ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इनको कोई इलीगल मेथड इनके नाम उनको पता लगता है, इनके ऑफिसर्स को कोई नई चीज़, नए स्टाइल का कोई स्कैम आता है पाकिस्तान में, तो फ़ौरन ही उसके नोटिस जारी करते हैं कि इस टाइप की एक्टिविटी कोई भी कंपनी पाकिस्तान में नहीं कर सकती। अगर कोई कर रही है तो वो बैन हो जाएगी, और हमने फ़लाँ फ़लाँ कंपनीज आइडेंटिफाई कर ली हैं और उनको बैन कर दी है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कॉर्पोरेट लॉ का। नेक्स्ट इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ इन पाकिस्तान। इम्पोर्टेंस क्या है? ऑलमोस्ट वही सिमिलर चीज़ें। फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन कंपनी की कैसे बनेगी, किस इदारे में रजिस्टर होगी, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा उसका, क्या टाइम फ्रेम होगा, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। लीगल प्रोटेक्शन एक तरह से इस तरह मिल जाती है कि कोई भी एम्प्लॉय है वो किसी लेमैन बंदे के पास जॉब कर रहा है तो उसके पास कोई सेफ्टी नहीं है, लेकिन अगर वो प्रॉपर एक वेल रजिस्टर्ड कंपनी के पास जॉब कर रहा है तो वो उसकी ऑब्वियसली कंप्लेंट कर सकता है, तो एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी है। इसी तरह मैंने किसी यूज़लेस से कारोबार में जो कोई रजिस्टर्ड नहीं है, चंद पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो मेरी वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। बट अगर मैंने किसी रजिस्टर्ड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था तो ऑब्वियसली मेरे पास ढेरों प्लेटफॉर्म्स होंगे कि अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती हो जाए तो मैं वहाँ पे उनकी शिकायत कर सकूँ। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि लीगल प्रोटेक्शन कंपनीज़ में उनके एम्प्लॉयज़ को भी मिल रही होती है, शेयर होल्डर्स को भी मिल रही होती है, बाहर के वेंडर्स को भी मिल रही होती है, हर बंदे को जो उससे कनेक्टेड होता है। थर्डली कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट भी कॉर्पोरेट लॉ ही एलेबोरेट करता है कि क्या क्या कंप्लाइंस होना चाहिए। जनरली आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनेंगे, अकाउंट्स में की फील्ड में अगर आप हैं या लीगल की फील्ड में, दोनों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यही है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में इस टाइम, वो किस तरह गवर्न करेंगी। गवर्न इन अ सेंस कि उनके बोर्ड का नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, कितनी परसेंटेज ऑफ बोर्ड प्रेजेंट होगी तो फ़लाँ बाय लॉज पास होने चाहिए, या फ़लाँ टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए इतने परसेंट शेयर होल्डर्स का सेम पेज पे होना ज़रूरी है। इस तरह की सारी चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हिस्सा बनती हैं। ये शुरू में जो फर्स्ट लेक्चर है ना, इस टाइम ये थोड़ा सा स्लाइटली स्टार्ट हो रहा है थ्योरी बेस से, ताकि ओवरऑल एक आपको आइडिया हो जाए कि कॉर्पोरेट लॉ या ये पूरी डोमेन है क्या। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम फ्यूचर लेक्चर में जाना प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की तरफ जाएंगे कि अब हमने थ्योरी में तो सुन लिया कि रजिस्ट्रेशन भी है, कंप्लाइंस भी है, चीज़ें भी पूरी करनी, अब वो किस तरह पूरी करनी है वो फिर आगे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। लाइक हमारे पाकिस्तान का कॉर्पोरेट लॉ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आएंगे और पैसा लगाएंगे। उनको पता होगा कि हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, हमें कोई भी इलीगल प्रैक्टिस से तंग नहीं कर सकता। इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अच्छी होगी मुल्क की जितना अच्छा उनका कॉर्पोरेट लॉ स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि लॉ बन जाए बट इम्प्लीमेंटेशन ना हो। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अच्छा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी एक कॉर्पोरेट लॉ की बहुत अच्छी डोमेन है जो कि आजकल पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंडिंग में आ रही है। पाकिस्तान से बाहर तो पहले से थी, जिसमें हम उसको आर्बिट्रेशन भी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स के काफ़ी लॉयर्स हैं जो आर्बिट्रेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऐसे है कि दो कंपनीज़ ने कोई बहुत बड़ा जेवी साइन किया था। लेट्स सपोज कोई पाकिस्तान के बहुत बड़े दो बिल्डर्स हैं जिन्होंने तय किया कि जी नई मोटरवे हम बनाएंगे, या उन्होंने कोई सरकारी बिल्डिंग बनाने का जॉइंट वेंचर किया, या कोई टेलीकॉम कंपनी है जैसे हुआवे है, हुआवे हार्डवेयर सपोर्ट देती है पाकिस्तान की टेलीकॉम सेक्टर को। अब लेट्स अज्यूम के यूफोन ने हुआवे से 15 अरब का इन्वेंट्री लेनी थी इन द फॉर्म ऑफ राउटर्स, स्विचेस और जो जितने भी इनके स्टेशंस लगे होते हैं जहाँ से सिग्नल्स आ रहे होते हैं, टावर्स वगैरह। बट हुआवे ने वो चीज़ टाइमली डिलीवर नहीं की क्योंकि उसको इंपोर्ट करने में मसला आ गया। अब बहुत बड़ा डिस्प्यूट अराइज़ हो गया। जब इस टाइप का डिस्प्यूट अराइज़ होगा तो कंपनीज़ कभी भी कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहती, वो हमेशा अवॉइड करती हैं। लेमैन या नॉर्मल सिटीज़न हमेशा कोई भी डिस्प्यूट होगा दो लोगों के बीच में, वो फ़ौरन कचहरी में भागेंगे कि जी हम थाने में जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे।
लेकिन कंपनीज़ कहती हैं कि अगर हम कचहरी की तरफ गए, हमने ये वाला मेथड यूज़ किया, तो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा भी ज़ाया होगा उन लॉयर्स या जो उनके इंटरनल अकाउंटेंट्स बैठ के कैलकुलेशंस और बेसिक रिपोर्टिंग करके दे रहे होंगे सारी, और टाइम भी बर्बाद होगा। तो कंपनीज़ हमेशा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करती हैं अपनी थ्रू आर्बिट्रेशन। दोनों पार्टीज़ आपस में बैठती हैं, अपने जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं उनकी तय के ऊपर कोई ना कोई एक मिड पॉइंट निकालती हैं, ताकि उनको कचहरी वाले रास्ता ना अडॉप्ट करना चाहिए। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अगेन अ वेरी इवॉल्विंग डोमेन इन कॉर्पोरेट लॉ। नेक्स्ट, ये जैसे मैंने आपको भी बताया कि 3 मेजर रेगुलेटर्स हैं जो कि जॉइंटली इस सब को संभाल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान से बाहर भी आप जाएंगे तो आपको इसके ऑल्टरनेटिव्स ही मिलेंगे। जैसे हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, तो यूएस का आईआरएस है, इसी तरह इंडिया का अपना इंडियन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया, फिर हमारा पाकिस्तान में एसईसीपी है, तो इंडिया में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ इंडिया है, और यूएस में भी एसईसी है। तो जो भी कंपनी से रिलेटेड मैटर होंगे वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, या जैसे इंडिया में एसईबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड कहते हैं उसको। बेसिकली सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज का वर्ड आपको हर मुल्क में ही मिल रहा होगा, वही इदारा उनकी कंपनीज़ को देख रहा होगा। सिमिलरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हर मुल्क में मौजूद होगी, लेकिन उसके ऑब्वियसली थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स से मौजूद होगी वहाँ। पाकिस्तान में इसको आईपीओ कहते हैं। एसईसीपी की ओवरऑल कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट हो रही है या क्या उसकी डोमेन का हिस्सा है? इन कॉरपोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज़। अब कंपनीज़ वो जिस तरह की भी हों, सिंगल मेंबर कंपनी हो, जैसे पाकिस्तान में OLX पाकिस्तान है, वो एक सिंगल मेंबर कंपनी है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन इन कॉरपोरेशन सारा एसईसीपी की डोमेन है। उसके अगर कोई शेयर्स किसी ने एक्वायर किए हुए हैं, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, PIA या सिस्टम्स लिमिटेड या कोई भी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस कैसे होगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट्स क्या होंगे। इसमें ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट्स इसका स्लाइटली शेयर्ड मॉडल है, मतलब कुछ हद तक FBR भी इसमें इन्वॉल्व होगा और कुछ हद तक SECP। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बैंक्स के ऊपर, कि बैंक ने अगर कहीं पर भी अपनी ब्रांच बनाई है तो व्हील चेयर एक्सेसिबल होनी चाहिए, क्योंकि वो एक पब्लिक इदारा है स्टेट बैंक की तरफ से। कोई भी सिटीज़न किसी भी बैंक में अपना किसी भी टाइम अकाउंट ओपन कर सकता है, इर्रेस्पेक्टिव कि वो डिसेबल है या ठीक है या किस शहर से उसका ताल्लुक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो ये मैनेजमेंट का हिस्सा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अगेन इसको रेगुलेट SECP कर रहा होता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो गया, जो प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया। कंपनीज़ के जब होंगे तो वो भी उन कंपनीज़ ने SECP को अपनी रिपोर्टिंग देनी होगी कि हमने इन ग्राउंड्स पे, इन प्राइसिंग पे इस तरह मर्जर किया या इस तरह एक्विजिशन की है। डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज़। कोई भी कंपनी जब ऑपरेट होती है और बाद में वो नहीं चल सकी, अव्वल तो अगर उस कंपनी में कुछ था ही नहीं तो लोग उसको आइडल छोड़ देते हैं, मर्ज़ी से वाइंड अप नहीं करते। लेकिन कुछ कंपनीज़ जिन्होंने मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की होती है और उनका एक फेमस ब्रांड नेम होता है, तो उन्हें प्रॉपर वाइंड अप करना पड़ता है उसको। तो वो वाइंड अप किस तरह होगी, क्या क्या पैरामीटर्स उन्हें मेक श्योर करने पड़ेंगे SECP को, वो सारा भी SECP की डोमेन है। वाइंडिंग अप में भी टीम ऑफ अकाउंटेंट्स एंड टीम ऑफ लॉयर्स दोनों की ज़रूरत पड़ती है, वो मिलकर एक कंपनी को वाइंड अप करते हैं, एंड मैनी मोर। अब ये जैसे लास्ट स्लाइड में था कि SECP में क्या क्या उसकी डोमेन्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये आई गेस मैक्सिमम आप लोगों को आइडिया होगा, क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले काफ़ी ऑनलाइन कैंपेन्स भी कर रहे होते हैं कि जी आप टैक्स पे करें। असेसिंग एंड कलेक्टिंग टैक्सेस इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इनकम और सेल्स बस ये 2 टैक्स लिखे थे, क्योंकि जनरली एक सब लोगों को पता होता है कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स तो हम देते ही देते हैं। इनकम टैक्स अपनी तनख्वाह की शक्ल में जो वहाँ से कट रहा होता है, या अगर हमने कोई बिज़नेस किया है और साल बाद टैक्स फाइलिंग की है तो उसमें जो हमारा प्रॉफिट हुआ था उस पर इनकम टैक्स अप्लाई होगा। दूसरा सेल्स टैक्स, जब भी हम ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, कुछ भी बाय करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सेल्स टैक्स हमें देना पड़ता है। टैक्सेशन के मामले को एडमिनिस्टर करना और इन्फोर्स करना, ये भी FBR के पास राइट्स हैं। FBR का पूरा एक इन्फोर्समेंट सेक्शन होता है जो लोगों से ज़बरदस्ती टैक्स ले सकता है। FBR के पास ये राइट होता है टैक्स कलेक्शन का। मीनवाइल टैक्स पॉलिसीज़ बनाना, रेगुलेट करना, ये भी FBR की डोमेन है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस, टैक्स पेयर्स को गाइडेंस देना, क्योंकि आप किसी भी टैक्स ऑफिस में जाएंगे तो हेल्प डेस्क वहाँ पे आपको मिलेंगे, वो सारा भी FBR की ज़िम्मेदारी है गाइडेंस देना। ऑडिट्स भी कंडक्ट करता है FBR। किसी भी सिटीज़न का या किसी भी कंपनी का, लेट सपोज़ मैंने एज अ पाकिस्तानी साल के एंड में 5,000 टैक्स दिया, लेकिन FBR को लगता है कि नहीं, मैंने कुछ हेरा फेरी की है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कोई मैंने फेक किया, टैक्स बचाया, तो FBR एनी मोमेंट मेरा ऑडिट प्रॉपर स्टार्ट कर सकता है
उसके पास ये राइट्स हैं, ये पावर हैं, और फिर जब ऑडिट स्टार्ट होगा तो फिर मुझे अपनी सारी चीज़ें एफबीआर के सामने उनकी डिमांड्स के मुताबिक ट्रांसपेरेंट करनी पड़ेंगी विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू, जितना भी पैसा मेरे अकाउंट्स में आया या गया या मैंने कोई परचेजिंग की है वो सब। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। फिर एफबीआर अपने एम्प्लॉयज़ को स्पेसिफिकली ट्रेनिंग भी देता रहता है, क्योंकि एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो कि एकेडमिक्स में किसी ने नहीं पढ़ी होती। जब वो इस डिपार्टमेंट में हायर हो जाते हैं तो उन्हें फ्रॉम स्क्रैच सिखाना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये उसकी डोमेन एलेबोरेट हो रही है इस स्लाइड के अंदर कि वो किस हद तक पाकिस्तान में क्या क्या काम उसके हैं इस वक्त, और जनरली दूसरे कंट्रीज़ में भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ ही होती हैं। रजिस्टरिंग एंड ग्रांटिंग पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस एंड कॉपीराइट्स। अब पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कॉपीराइट्स, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे ज़रूर। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे एक चीज़ पेटेंट है या का कराना है या किसी चीज़ का ट्रेडमार्क कराना है। ये जब हम आईपीओ वाला प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके अंदर आपको इन डिटेल इसको इलाबोरेट किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग कंप्लाइंस विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। जो भी आईपी लॉज पाकिस्तान में बने हुए हैं उनके हिसाब से कंप्लाइंस करना कि कब कब आपने, फॉर एग्जांपल इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं ऐसे दे देता हूँ कंप्लाइंस की, कि एक ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर करा लिया तो उसके रिन्यूअल कब होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, या लाइफ टाइम वो रजिस्टर हो गया है। इस तरह की सारी कंप्लाइंस की पॉलिसीज़ बनाना आईपीओ की डोमेन है। कंडक्टिंग इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट टू इंश्योर कंप्लाइंस विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, मतलब अगर किसी ने तहज़ीब ने बाहर तहज़ीब का बोर्ड लगा दिया लेकिन अंदर वो एक्चुअली तहज़ीब नहीं है, कोई और बंदा मिसयूज़ कर रहा है, तो उससे रिलेटेड सारे एक्शंस लेना वो भी आईपीओ के ज़ुमरे में आते हैं। आईपीओ में ही अपील दायर होगी कि फ़लाँ बंदा मेरा ब्रांड नेम यूज़ कर रहा है जबकि उसको उसके राइट्स नहीं है, तो फिर आईपीओ से ही हमें उसका लीगल अप्रूवल मिल जाएगा कि ओके फ़ाइन, हम आपकी साइड पे हैं एंड वी एग्री कि आप वो नहीं हैं जो कि वो ब्रांड नेम यूज़ कर रहा है। फिर उसके बाद आगे फर्दर उसकी ट्राइब्यूनल कोर्ट में केस जाएगा और उस पर सर्टन एक्शन लिया जाएगा। प्रमोटिंग एंड रेजिंग अवेयरनेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाना। पाकिस्तान में तो ऐसे खैर इतनी नहीं है, आईपी लॉज लोगों को नहीं पता होते कि क्या चल रहे हैं इस टाइम, इसलिए बहुत से लोग अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराते और कोई और करा लेते हैं और फिर उन्हें अपने सेटअप का जो बोर्ड है वो उतारना पड़ जाता है बाहर से, क्योंकि ब्रांडिंग राइट्स उनसे छीन लिए जाते हैं। कोलैबोरेटिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ये जस्ट एन इंटरनल मैटर ऑफ दिस कंपनी। अच्छा, अभी तक था ओवरऑल ब्रॉडर एलेबोरेट किया था मैंने कि कौन कौन से 3 रेगुलेटर्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है एक पाकिस्तानी टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए, या एक पाकिस्तानी टैक्स लॉयर के लिए, या एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट के लिए। वो ये 3 रेगुलेटर्स हैं। इन तीनों का ओवरऑल इंट्रोडक्शन था कि इन तीनों की डोमेन्स क्या हैं, एंड आई गेस अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि इन तीनों में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, कैसे कैसे ये अलग-अलग काम कर रहे होते हैं। अब फर्दर हम इन डिटेल जाएंगे एसईसीपी के अंदर, या नॉर्मली आप कह लें उसको टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन पाकिस्तान कि वो क्या क्या हैं। उसमें एसईसीपी भी आ जाएगा और बाकी कैटेगरीज भी आएंगी। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एलेबोरेट करके फिर हम मज़ीद आगे जब जाएंगे तो फिर स्पेसिफिकली सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर चले जाएंगे। राइट नाउ पाकिस्तान में एक यूज़र जो भी उठ के जाता है किसी भी कॉर्पोरेट कंसल्टेंट के पास, तो उस कंसल्टेंट को ये जानना ज़रूरी है कि मेरे पास जो भी एक फ्रेश एंटरप्रेन्योर आ रहा है उसके पास एक रफ़ आइडिया होगा और उसे ये क्लैरिटी नहीं होगी कि मेरे बिज़नेस को कौन सा कैटेगरी फिट इन होती है। तो कंसल्टेंट को फिंगर टिप्स पे ज़बानी याद होनी चाहिए कि पाकिस्तान में टाइप्स ऑफ बिजनेसेस कितने हैं और उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और मेरे क्लाइंट की क्या नेचर ऑफ एक्टिविटी है, क्या उसकी डिमांड्स हैं या क्या उसकी विश लिस्ट है, तो उस पर कौन से वाला बिज़नेस फिट आ रहा है। अब एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सबसे बेसिक कैटेगरी जो है वो आपके सामने नंबर 1 पे आ रही है, सोल प्रोप्राइटरशिप। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन वेयर द बिजनेस इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। कोई भी एक सिंपल इंसान जो अपनी मजबूरी में बिज़नेस रजिस्टर कराना चाह रहा हो, मजबूरी का वर्ड मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ कि उसने कहीं से कोई टेंडर लिया हुआ है और उस टेंडर में उसने पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि जी आपका बैंक अकाउंट बिज़नेस नेम पे हो, या आपका कोई ऑनलाइन क्लाइंट है, फॉरेन सर्विसेज आप दे रहे हैं और वो क्लाइंट कहता है नहीं जी मुझे आप अपना बिज़नेस नेम वाला अकाउंट प्रोवाइड करें तो मैं आपको भेजूँगा। ये तो होगी एक तरह की नीड की उसको नीड पड़ गई है, तो वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, जो कि एफबीआर का फॉर्म 181 वो फाइल करेगा तो उसको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिज़नेस रजिस्टर हो जाएगी। ये नीड होगी कि उसको नीड क्या पड़ी, बैंक अकाउंट की। तो बैंक सिर्फ लेटर हेड के ऊपर या
स्टैम्प कंपनी की दे देंगे तो वो अकाउंट नहीं ओपन करेगा, उसे एटलीस्ट सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर करके देना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन आ गई जब मजबूरी में लोग सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर करते हैं। मजबूरी कब होती है उनकी, जब उन पर मैंडेटरी कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई शॉप है और बिल्कुल मेन बाज़ार में आउट परफॉर्म कर रही है, मेन रोड पे उसकी आउटलेट है और टैक्स अथॉरिटीज़ वाले बार बार उस पर छापा मारते हैं। तो जब आप मेन मार्केट में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और वो कहते हैं जी आप अपना NTN नंबर डिस्प्ले करो, जैसे हम अक्सर सेंटोरस में जाएं या कहीं भी मेजर मार्केट जो मेन स्पॉट्स हैं पाकिस्तान के शॉपिंग सेंटर्स, तो वहाँ जितनी भी शॉप्स हैं उन्होंने अपने काउंटर के पीछे अपना NTN डिस्प्ले किया होता है। तो ये हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उनको मजबूर करती हैं कि जी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या XYZ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, देन यू शुड रजिस्टर योर सेल्फ विद गवर्नमेंट। उस टाइम फिर वो दुकानदार क्या कहता है, वो कहता है कि यार मैंने ख्वाहिश तो नहीं थी, मेरी मजबूरी है, तो मैं सबसे सस्ता, ईजी और क्विकेस्ट वे से रजिस्टर करूँगा, जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करना। तो आई गेस सोल प्रोप्राइटर का अब आपको क्लैरिफाई हो गया। दो ही ज़रूरियात होती हैं, एक अगर आपको बैंक अकाउंट की नीड पड़ जाए, सेकेंडली अगर आप किसी मेन स्पॉट पे बैठे हैं और आपको इन्फोर्स किया जाए कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन लें। सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद नेक्स्ट जाते हैं हम सेकंड सिंपलेस्ट कैटेगरी, इसको मैं अपनी ज़बान में कहूँगा, वो है पार्टनरशिप फर्म या AOP। इसको पार्टनरशिप भी कह सकते हैं लीगल लैंग्वेज में, फर्म भी कहते हैं और AOP भी कहते हैं। AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, कि दो या दो से ज़्यादा लोगों की जो एसोसिएशन है वो AOP कहलाएगी। अगेन कोई से भी दो या दो से ज़्यादा लोग जो किसी लोकेशन पे बैठे हैं या मिल के बिज़नेस कर रहे हैं, सेम सिचुएशन है सोल प्रोप्राइटर वाली, वो मजबूरी में रजिस्टर कराना चाह रहे हैं या फॉर्मेलिटी फुलफिल करना चाह रहे हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म उनके पास जो पाकिस्तान में अवेलेबल है इस टाइम वो AOP है। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म और ईजीएस्ट फॉर्म कोई नहीं है पाकिस्तान में टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज अ बिजनेसमैन। AOP खुद इटसेल्फ अपने नाम से पता लग जाता है कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं, तो इसमें एटलीस्ट दो पार्टनर्स का होना ज़रूरी है, एक अकेला इंसान फर्म नहीं बना सकता। और एक और चीज़, पाकिस्तान में बहुत से लोग अपनी सोल प्रोप्राइटर को भी फर्म कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर को कंपनी भी कहते हैं, लेकिन जब एज़ पर द लॉ आप डॉक्यूमेंट्स में लिखेंगे तो सोल प्रोप्राइटर को कभी भी फर्म का वर्ड आपने नहीं यूज़ करना, इसको सोल प्रोप्राइटर ही कहना है। और अगर कोई दो या दो लोगों से ज़्यादा की पार्टनरशिप है तो फिर उसी को आपने फर्म कहना है, उसको कंपनी नहीं कहना। ये थोड़ी सी हमारी मिस्टेक्स होती हैं जो लोग कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं जी मैंने अपनी फ़र्म रजिस्टर करानी है, और मैंने कहा अच्छा आप कितने लोग हैं, नहीं जी मैं तो अकेला हूँ। तो फिर मैंने कहता हूँ ठीक है जी आप अकेले हैं तो आपकी फ़र्म रजिस्टर हो जाएगी। अगर वो क्लाइंट इतना लिटरेट है कि उसको एलाबोरेट कर रहे हैं आप सोल प्रोप्राइटर क्या होती है, फ़र्म क्या होती है, तो डेफिनेटली आप उसको समझाएं। लेकिन अगर वो बहुत ही बेसिक है तो फिर उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप उसको सोल प्रोप्राइटर ही रजिस्टर करके दे दें। अब थर्ड कैटेगरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, ये AOP का रेप्लिका है जो पाकिस्तान में अब इंट्रोड्यूस हुआ है। मेरे ख्याल है इसको मैक्सिमम 2 साल हुए होंगे शायद, उससे पहले नहीं था। क्योंकि बहुत से लोग कंपनीज़ नहीं बनाते थे, क्योंकि कंपनीज़ प्राइवेट लिमिटेड होती थी या पब्लिक लिमिटेड, और उन पर कंप्लाइंस और टैक्सेशन बहुत ज़्यादा अप्लाई होती थी। वो फिर क्या करते थे, अपनी AOP बना लेते थे। लेकिन AOP बहुत ही बेसिक कैटेगरी थी। फॉर एग्जांपल AOP XYZ के नाम से एक AOP रजिस्टर हुई है मुल्तान में, तो उसी नाम से कोयटा में भी हो सकती है, उसी नाम से लाहौर में भी हो सकती है। AOP को कोई इस तरह की सेफ्टी नहीं थी। प्लस AOP अगर बैंकरप्ट होगी तो दोनों तीनों पार्टनर्स जितने भी हैं वो सब के सब बैंकरप्ट हो जाएंगे, उनको कोई सेफ्टी नहीं थी। बैंक्रप्सी एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, वो आगे मैं आपको ऐसा ऐसा पढ़ाऊँगा जब हम कंपनीज़ को कवर अप कर चुके होंगे, और अभी आप ऐसे गूगल करके देख भी सकते हैं बैंक्रप्सी क्या है। तो सोल प्रोप्राइटर इसलिए थोड़ी सी वॉलेटाइल सी फॉर्मेट थी क्योंकि ये भी बैंक्रप्ट हो तो इंसान खुद बैंक्रप्ट हो जाता है जो उसका मालिक हो, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी नीलाम करनी पड़ जाती हैं टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज़ ऑफ दैट बिजनेस, अगर वो लाइबिलिटीज़ फॉल हो जाएं। इसी तरह AOP फर्म में भी एक पार्टनर के ब्लेंडर की वजह से कंपनी पे कोई भी लाइबिलिटी फॉल हुई है, करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, तो वो बाकी पार्टनर्स को अपनी ज़ाती एसेट्स को सेल ऑफ करके पे करनी पड़ती थी। तो लोग AOP से फिर इसलिए भागने लग गए और इसका जगह वो बनाते थे प्राइवेट लिमिटेड, जो यहाँ पे लिखी हुई है प्राइवेट। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड से फिर वो भागते थे कि नहीं जी टैक्स ज़्यादा है, कंप्लाइंस की लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फिर SECP ने उनके लिए एक बीच का रास्ता निकाला जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब पाकिस्तान में काफ़ी डेवलपमेंट सेक्टर में जो बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो भी LLP रजिस्टर करा रहे हैं।
और जो लॉ फर्म्स हैं वो तो होती ही एलएलपी की कैटेगरी में जाती हैं, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, एक प्रॉपर कंपनी नहीं होते। इसी तरह सीए फर्म्स जितनी भी हैं इस टाइम, वो सब की सब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की कैटेगरी में ही अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। तो ये काफ़ी इस टाइम ट्रेंडिंग और हॉट केक्स की कैटेगरी है। अगर आपके क्लाइंट को आइडिया हो जाए कि एलएलपी के बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो कभी भी एओपी भी ना बनाए और कभी भी प्राइवेट लिमिटेड ना बनाए, वो हमेशा अपने आप को एलएलपी रखें। LLP, this is a form of business registration where the partnership is considered a separate legal entity and the partners have limited liability for the partnership debts and obligation. किसी भी पार्टनर से कुछ भी कोई मिस्टेक हो रही है तो उसकी बिल्कुल लिमिटेड लाइबिलिटी है, और सब पार्टनर्स नहीं उसमें फॉल होते, और वो लाइबिलिटी उसी LLP तक ही लिमिटेड होती है। पार्टनर को भी इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि पे ऑफ नहीं करना पड़ता। तो बहुत ही सिंपलेस्ट और सेफेस्ट फॉर्म है ये बिज़नेस की। अब हम जो 3 कैटेगरीज मैंने पढ़ी हैं ना, सोल प्रोप्राइटर, एओपी और एलएलपी, इन तीनों को लफ्ज़ कंपनी नहीं कहा जाएगा पाकिस्तान में एज़ पर द लॉ, क्योंकि ये कंपनीज़ नहीं हैं। जो 4th कैटेगरी अब आपके सामने नज़र आ रही है, एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी, यहाँ से आगे जो कैटेगरीज़ हैं वो सब की सब कंपनी कहलाएंगी, जिसे एक्चुअली लॉ एक्सेप्ट करता है कि हाँ वाकई ये कंपनी है, इसको एक्नॉलेज किया जाता है कि यस इट इज़ अ कंपनी। जब भी एफबीआर के बुक्स में, एससीसीपी के बुक्स में या किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में आप कंपनी का वर्ड देखेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये ना तो सोल है, ना ये एओपी है, और ना ही ये एलएलपी है। अब जाते हैं हम सिंगल मेंबर कंपनी पे। ये कैटेगरी किस तरह की है बिजनेस की। दिस इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो सब कैटेगरी लिखा हुआ है ना, ये मेरी अपनी एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एससीसीपी ने नहीं बनाई हुई। ये एक अंडरस्टैंड करने के लिए आसानी है आपके लिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो होती है, लेकिन उसी की एक सब कैटेगरी है सिंगल मेंबर कंपनी, which is a type of business registration where the company is privately held, it is owned by one director only and has limited liability for the company's debts and obligations. जैसे मैंने पहले बताया था, पाकिस्तान में OLX क्लासिफाइड एड्स, ये एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। मैंने इसको आई गेस 3-1 साल पहले चेक किया था, उस टाइम तो एसएमसी थी, अब शायद उन्होंने पार्टनर ऐड कर लिए हों, तो आई एम नॉट श्योर। तो कोई भी इंसान जो कहे कि जी मैंने प्रॉपर फुल फ्लेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करानी है, लेकिन मैं हूँ अकेला मालिक, मेरे साथ कोई दूसरा, तीसरा, चौथा कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस इंसान को एससीसीपी कंपनी ना बनाने दे तो फिर उसके साथ सिटीज़न के साथ एक अनफेयर चीज़ है। तो फिर इसीलिए एससीसीपी ने एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी इंट्रोड्यूस की हुई है कि एक अकेला इंसान भी कंपनी बनाने का ताकि राइट रखे और फिर उस कंपनी के सारे बेनिफिट्स अवेल कर ले। कुछ मुल्कों में इसको 1 पर्सन कंपनी भी कहते हैं, ओपीसी, कुछ मुल्कों में इसी तरह के 1 मैन कंपनी भी कहते हैं, ओएमसी, और पाकिस्तान में इसको एसएमसी कहते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी। तो डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में आपको इसके डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स मिलेंगे जिससे इसको बुलाया जाता है, लेकिन लफ्ज़ कंपनी इसको हर जुरिस्डिक्शन में कहा जाएगा, और प्लस हर मुल्क में आपको ऐसी फॉर्मेट ज़रूर मिलेगी जो एक अकेला इंसान मिल के अकेले ही कंपनी बनाए बगैर किसी पार्टनर को ऐड किए हुए। नेक्स्ट चले जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, ये वो कंपनी की टाइप है जिसमें अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर अवेलेबल हैं, मिनिमम 2 रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो मिलके आराम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की ढेरों हज़ारों एग्जांपल्स हैं, अनलिमिटेड हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर जो यूज़ हो रहा है वो प्राइवेट लिमिटेड का यूज़ हो रहा है कंपनीज़ में इस टाइम। बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड है, हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ जितनी हैं ये सब प्राइवेट लिमिटेड हैं, बैंक्स काफ़ी प्राइवेट लिमिटेड हैं। उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जैसे किस्त पे, साडा पे, कल पे, EIM है, ये सब मैक्सिमम प्राइवेट लिमिटेड हैं। फिर हमारे रियल एस्टेट में बहुत सारी कंपनीज हैं, मैक्सिमम प्राइवेट लिमिटेड हैं। फूड इंडस्ट्री में तहजीब बेकर्स, राहत बेकर्स, फूड चेन्स बड़ी बड़ी मशहूर जो या पाकिस्तान में, वो सब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। दिस इज़ बिजनेस टाइप आपके ये हो गया। अब प्राइवेट लिमिटेड से ऊपर की जो कैटेगरी आ जाती है ना फर्दर, एक जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान के अंदर, वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड को नॉर्मली PVLTD भी कहा जाता है, PVTLTD आप लिखेंगे कहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब होगा प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक लिमिटेड को नॉर्मली PLC का वर्ड यूज़ किया जाता है पब्लिक लिमिटेड के लिए, PLC। न्यूज़पेपर में भी अक्सर आप आएगा तो वो PLC का वर्ड, तो आप समझ जाइएगा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप देख सकते हैं मैंने इधर 2 दफ़ा लिखा हुआ है, एक दफ़ा लिस्टेड, एक दफ़ा अनलिस्टेड। अनलिस्टेड का मतलब ये होता है कि ये एक कंपनी है जो कि रजिस्टर तो हो गई है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन इसके शेयर्स इस टाइम स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिलोंग्स टू द पब्लिक
in a way कि any citizen of Pakistan can purchase the shares of that company at any moment with only one condition, that if it is listed with stock exchange. In simple words हम कह सकते हैं कि public limited companies पहले एज अ पीएलसी रजिस्टर होती हैं, उसके बाद अपने सर्टन पैरामीटर्स पूरे करने के बाद वो फिर स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टेड कराती हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में पहले होती थी कराची स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ये अलग अलग थी, फिर उन्होंने सेंट्रलाइज करके एक ही बना दी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज़ के शेयर्स अवेलेबल हैं किसी भी सिटीज़न के लिए जो कभी भी बाई कर सकता है थ्रू एनी ब्रोकर की जब बात कर रहे हैं तो वो आजकल मोबाइल ऐप्स भी आई हुई हैं ब्रोकर की, जिसमें जेएस बैंक की एक ऐप है, जेएस ज़िंदगी, इसी तरह केएस के नाम से भी एक मोबाइल ऐप है। कुछ ऐप्स पाकिस्तान में चल रही हैं जिनसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं फॉर पाकिस्तानी ओन कंपनीज़। तो वो सब कंपनीज़ जो स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल हैं दे ऑल आर लिस्टेड PLCs, LISTED लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़, और जिनके शेयर्स नहीं अवेलेबल वो अनलिस्टेड हैं। अब इसके क्राइटेरिया को अगर बिल्कुल एक बेसिक रिक्वायरमेंट देख लें, नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स की जो हम शुरू से देख रहे थे कि सोल प्रोप्राइटर है, एक बंदा बनाएगा, AOP है मिनिमम 2 लोग चाहिए, LLP है मिनिमम 2 चाहिए, सिंगल मेंबर कंपनी ये एक ही बनाएगा, क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम इसमें है ही एक से ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिकली SMC नहीं रहेगी। इसी तरह प्राइवेट लिमिटेड आगे मिनिमम 2 लोग रिक्वायर्ड होते हैं। तो PLC में मिनिमम 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है अगर आपने अनलिस्टेड रखनी है, लेकिन अगर इसको लिस्टेड करना है तो फिर आपको डायरेक्टर्स की तादाद 3 से उठा के 7 पे लेके जानी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसमें आम जनता का पैसा लगा हुआ है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसकी सर्टन एक वो कैटेगरी होनी चाहिए कि इतने बोर्ड मेंबर्स हों, इतने डायरेक्टर्स हों, इस तरह उसकी मीटिंग्स बैठे हैं, तो उसका कंप्लाइंस बहुत 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 ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कंप्लाइंस की अगर बात करें पाकिस्तान में इस टाइम ये 4 कैटेगरीज और नेक्स्ट ये 3, इन 7 कैटेगरीज में से सबसे ज़्यादा कंप्लाइंस इस कंपनी के PLC जो कि लिस्टेड होगी। क्यों इसका कंप्लाइंस इतना ज़्यादा टाइट है? क्योंकि इस आम पाकिस्तानी का पैसा इन्वेस्ट होता है, जब आम पाकिस्तानी का पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है उस पैसे को प्रोटेक्ट करना। वो पैसा इसी तरह प्रोटेक्ट होगा कि कंपनी अपने लीगल बायलॉ से डेविएट ना हो, कंपनी अपने बायलॉ से डेविएट ना हो, जो गवर्नमेंट के बायलॉज भी बनाए हुए हैं कंपनी के अपने भी हैं, उसको रोकने के लिए फिर कंप्लाइंस को बहुत ज़्यादा टाइट किया गया है, जिसमें फिर स्टॉक एक्सचेंज भी एक रेगुलेटर आ जाता है और SECP भी रेगुलेटर एज अ काम करती है। ये हो गए टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन पाकिस्तान। अच्छा, ये फर्स्ट टॉपिक था बेसिकली जिसमें आई हैव सिंपली एलेबोरेटेड कि क्या कैटेगरीज हैं पाकिस्तान में बिजनेसेस की और कॉर्पोरेट लॉ कहाँ कहाँ तक गवर्न करता है। इससे रिगार्डिंग आप सबके कोई भी क्वेश्चन है तो यू आर मोर देन वेलकम, और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर मुझे क्वेश्चन तो नहीं है, बस एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। तो अब हमें क्या कहते हैं, कंसल्टेंट ने बताया नहीं कि क्या कहते हैं LLP भी कोई ऑप्शन है, और उन्होंने हमारा एंट्री रजिस्टर भी कर दिया है, तो अब LLP हम कर सकते हैं क्या? LLP आप कर सकते हैं। उसमें ये असल में पाकिस्तान में ना कंसल्टेंट्स को इतना आइडिया नहीं है अभी तक, क्योंकि LLP नई आई हुई है तो उनकी प्रैक्टिस हाथ से गुजरी नहीं है ये चीज़ें। LLP आप बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हैं, और जो प्राइवेट लिमिटेड का एंटीएन बनना है उसको बस आप उधर ही आइडल छोड़ दें, मतलब उसकी फर्दर बैंक अकाउंट ओपन ना करें। जब तक बैंक में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी ना तो समझ लें उस कंपनी ने किसी का कोई कंप्लाइंस नहीं करना। ओके। और जो उस कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसेस है, अगर वाइंडिंग अप में जाएंगे तो वो काफ़ी टाइम ले लेगा। सिंपलेस्ट वे होती है कि उसको मेरे ख्याल में 7,000 का चलान होता है, कंपनी को आप इनएक्टिव करा दें, किसी भी टाइम आप उसको 1 साल के लिए इनएक्टिव करा सकते हैं। बहुत से लोग ये करते हैं, वो कहते हैं कि जी एक टाइम आएगा हमारी कंपनी इतनी ग्रो कर जाएगी कि हम उसको प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे, तो उस टाइम हमें वो नाम मिले या ना मिले, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में नेम अवेलेबिलिटी पहले देखनी होती है, तो वो क्या करते हैं अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बना लेते हैं, बट उसको हर साल इनएक्टिव कराते रहते हैं। ऑन द अदर एंड अपनी AOP या पार्टनरशिप या कुछ और चलाते रहते हैं। ओके। अच्छा, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है LLP के और प्राइवेट लिमिटेड के? LLP की जो सेफ्टी है वो प्राइवेट लिमिटेड वाले मिल रही है, लेकिन LLP पे जो टैक्स लायबिलिटी है वो AOP वाली है, तो एक तरह से ये प्लस पॉइंट आ जाता है उसमें। ओके ओके ओके। जैसे प्राइवेट लिमिटेड का टैक्स शुरू ही 25-27% से होता है, और प्राइवेट लिमिटेड बाय डिफ़ॉल्ट विद होल्डिंग एजेंट है, मतलब उसने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से भी टैक्स काटना है, उसने रेंट में से भी टैक्स काटना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। लेकिन LLP बाय डिफ़ॉल्ट विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, प्लस उसकी टैक्स लायबिलिटीज़ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू PVT।
मतलब वो एओपी वाली टैक्स लेवल है। हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है एओपी के साथ, 19-20 का फ़र्क है। और एलएलपी में डायरेक्टर सैलरी पे क्या टैक्सेशन वगैरह है प्राइवेट लिमिटेड की तरह, या नहीं एओपी वाले एलएलपी केस में में? नहीं है, एलएलपी में जो डायरेक्टर डिविडेंड है उसकी भी बचत है। मतलब प्राइवेट लिमिटेड में अगर आपके डायरेक्टर ने 1 लाख निकालना था तो उस पर डिविडेंड टैक्स अलहदा और कंपनी का इनकम टैक्स अलहदा, डबल टैक्सेशन हो जी जाती है। एलएलपी में ऐसा जी। नहीं है, डिविडेंड टैक्स नहीं अप्लाई होता, ओके ओके तो वो भी एक बेनिफिट है एलएलपी को। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, किसी का भी कोई सवाल हो? सर ये जो अभी बातें अभी आप लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो इस लेक्चर में बताएंगे आगे, आप क्योंकि वो मेरे सर से गुजर गई सारी चीजें। जो अभी इन्होंने पूछा था क्वेश्चन प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी का। जी 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 अच्छा जी, मैं यही पूछ रही हूँ। अच्छा, इसका तो करीब लेक्चर्स में नहीं आएगा, काफ़ी आगे जाके आएगा, लेकिन ये एज अ टॉपिक पढ़ाया अच्छा जाएगा, एज अच्छा। अ क्वेश्चन नहीं। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, और बाकी भी जो सुन रहे हैं इसके डिफरेंसेस जी क्या होते हैं। कंपनीज, जी जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ना, उसमें टैक्सेशन की जो बार है ना, इनकम टैक्स, हम जिसे सिंपल वर्ड्स में कहें कंपनी का इनकम टैक्स। कंपनी का इनकम टैक्स क्या होता है? एक कंपनी पूरा साल चली है, उसके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 2 करोड़ आया और उसने 1.5 करोड़ खर्च कर दिया अपने ऑफिशियल एक्सपेंसेस में, पीछे कितना बच गया? 5 मिलियन, या उसको हम कह लें 50 लाख। अब उस 50 लाख जो है वो कंपनी का प्रॉफिट है। पहले कंपनी उस प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स पे करेगी जिस भी स्लैब में वो फॉल कर रही है। उस कंपनी ने अपना इनकम टैक्स पे कर दिया, 50 लाख में से हम अज्यूम करते हैं 10 लाख, पीछे रह गया 40 लाख। अब वो 40 लाख किसका है? या तो वो कंपनी में पड़ा रहेगा, या जो भी उसका डायरेक्टर है, जो असल शेयर होल्डर है, वो अपने अकाउंट में डाल लेगा कि जी ये मेरे साल का प्रॉफिट था। डायरेक्टर जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट अपने पर्सनल अकाउंट में डालता है तो उस पर फ़ौरन डिविडेंड टैक्स अप्लाई हो जाता है कि जी आपने इस कंपनी से प्रॉफिट कमाया है तो ये शेयर्स रखे हुए थे, अब इसका टैक्स दें। तो ये डबल टैक्सेशन एक तरह से आ जाती है, जिसे डायरेक्टर्स अवॉइड करते हैं कि यार पहले तो मैंने इनकम टैक्स दे दी है, ऊपर से अब जब पैसे मैं अपने अकाउंट में डाल लूँ तो मैं डिविडेंड टैक्स क्यों दूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो कंपनी है ही नहीं, वो एक पार्टनरशिप है। उसमें क्या होता है कि पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट जा रहा होता है वो डायरेक्टली उनका प्रॉफिट कंसीडर हो रहा होता है, उसकी सिर्फ उन्होंने इनकम टैक्स फाइलिंग करनी है, डिविडेंड टैक्स नहीं देना। डिविडेंड टैक्स को आप खुद भी गूगल कीजिएगा, आपको इसके ऊपर काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि वो क्या होता है। और जब आपको आइडिया हो जाएगा कि डिविडेंड टैक्स एलएलपी में अप्लाई नहीं होता तो ईजिली यू विल अंडरस्टैंड कि एलएलपी कैसे बेनिफिशियल है। ये देखें, द विद होल्डिंग टैक्स रेट ऑन इंडिविजुअल इज 12%। अच्छा ये तो दूसरा आ गया, डिविडेंड टैक्स डेफिनेशन। ये नॉर्मली वो टैक्स होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स जब अपने विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट रेशियो, जितने भी उनको उस कंपनी में शेयर्स होते हैं उतना ही वो प्रॉफिट निकालते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट फ़ौरन उन्हें डिविडेंड टैक्स की शक्ल में देनी पड़ती है, जिसका बाद में एडजस्टमेंट लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो लोग कोशिश करते हैं वो ना दिया जाए। अ टैक्स इम्पोज्ड बाय अ जुरिस्डिक्शन ऑन डिविडेंड्स पेड बाय अ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन को आप पाकिस्तान में है तो इसकी एग्जांपल आप ले लें कंपनी की, टू इट्स शेयर होल्डर्स। इसी तरह आप कहीं भी किसी भी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करेंगी तो उस कंपनी से जब भी आपको प्रॉफिट आएगा तो उसका डिविडेंड टैक्स लाजमी उस पर कटेगा। और लोग प्राइवेट लिमिटेड फिर इसीलिए छोड़ देते हैं कि ये डिविडेंड टैक्स ना देना पड़े। इसको थोड़ा सा आपने खुद से बैठ के गूगल करना है तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि डिविडेंड टैक्स क्या होता है। थैंक यू, ठीक है, समझ गई अब मैं। आइडिया हो गया। मैं हाँ इसको थोड़ा सा और कर हाँ, लूंगी, और भी कर लेकिन मुझे लीजिएगा। और क्लियर हो गई हाँ, इनका। और एलएलपी में ये होता ही नहीं है, बस सिंपली जो अपना अपना प्रॉफिट है वो ले जाओ, एक ही दफ़ा टैक्स दो उसके ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट थोड़ा सा इसको मज़ीद एलेबोरेट करते हैं चीज़ों को जो हमने अभी तक पढ़ी थी। गूगल शीट्स। अच्छा, अब ये थोड़ी सी मैंने रफ ड्राफ्ट बनाया हुआ था अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एससीसीपी
क्या चीज़ है एस बेसिकली इसके लेफ्ट पे देखिए आपको लिखा होना चाहिए एक रेगुलेटर है। और लॉ कौन सा उस पर अप्लाई हो रहा है, कंपनीज एक्ट 2017। एस की वेबसाइट भी मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये मेन एस की वेबसाइट है। इसको आप जाके ओपन करेंगे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के रिलेटेड जितने भी बायलॉज हैं आपके, जो नोटिस आ रहे होते हैं, उनमें कंपनी रजिस्टर करनी है आपने, कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी मेमोरेंडम या आर्टिकल के फॉर्मेट्स डाउनलोड करने हैं, कुछ भी करना है, वो सारा कुछ इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। आज से 5-7 साल पहले या 10 साल पीछे चले जाएं तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना ज़्यादा इनको डिजिटलाइज कर दिया कि मैं कह सकता हूँ कि लाइक मोस्ट यू कैन से इजीली 90% ऑफ द कंटेंट इज़ अवेलेबल ऑन एस वेबसाइट। बहुत ही चंद एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ होंगी जो कि इस पोर्टल से नहीं की जा सकती, वो स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग वाली हैं, बाकी सब ऑनलाइन हो सकता है। स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो अगर आपने कोई स्टॉक एक्सचेंज अपनी रजिस्टर करानी है या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर करानी है, जिसमें यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लेक्स नाम लिखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, लीजिंग, एसेट मैनेजमेंट, रीड, मुदारबा। इसको मैं इजी वर्डिंग में आपको इलेबोरेट करना चाहूँ तो वो ये होगा कि जैसे किस्त पे, सादा पे, कल पे, नया पे, जितनी भी इस तरह की कंपनीज खुली हुई हैं, अगर ऐसी कोई भी कंपनी बनानी हो तो वो NBFC कहलाती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग की कैटेगरी में आ जाती है। इसके लिए आपको मैनुअली SCCP से कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होगी, या कोई अगर अपनी इंश्योरेंस कंपनी बनानी है जैसे EFU, आदमजी, जुबली, ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो अगर रजिस्टर होंगी तो उन्हें SCCP जाना होगा। बाकी नॉर्मली जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, सिंपल बिजनेसमैन की जो नीड होती है, वो सब की सब ऑनलाइन अवेलेबल है, उनका कंप्लीट प्रोसेस जिसमें रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। तो हम जाते हैं वापस इसी के ऊपर ही, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी जब रजिस्टर करेंगे तो आपने हमेशा SCCP का पोर्टल सर्विसेज यूज़ करना है। अब कंपनी का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए, इट मीन्स सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सारी होंगी सर्विसेज से। मैंने इसको बुकमार्क भी किया हुआ था ताकि जब भी ओपन करना हो तो हो जाए। SCCP ने एक नया पोर्टल बनाया है LLP रजिस्ट्रेशन के लिए, जो है लीप के नाम से। जब भी आपने LLP रजिस्टर करनी है तो लीप वाले पोर्टल पे चले जाना है, leap.scp.gov.pk। दो पोर्टल्स याद रखने हैं, सर्विसेज फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशंस, ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, SMC, PVT और पब्लिक लिमिटेड। और LLP की रजिस्ट्रेशन के लिए लीप का पोर्टल यूज़ करना है, leap.scp। ये भी लोड हो जाता है। आई गेस इनका सर्वर डाउन है या इंटरनेट स्लो है हमारा, नहीं चलिए इधर आते हैं वापस। अच्छा, SCCP इज़ अ रेगुलेटर मतलब जो बायलॉज बनाता भी और इन्फोर्स भी करा सकता है। और इस पे लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है, कंपनीज एक्ट 2017। SCCP से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी, फॉर एग्जांपल क्राइटेरिया होंगे कंपनीज के, वो सब के सब आपको कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर मिल जाएंगे। हाँ, ये रिवाइज हर साल होगा तो आपने मोस्ट रिवाइज देखना होगा। इसी तरह टैक्सेशन में आ जाए, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में आए तो SCCP, ये कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, ये रेगुलेटर है बेसिकली। कॉर्पोरेट सेक्टर का रेगुलेटर कौन है, SCCP। लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है, कंपनीज एक्ट। इसी तरह अगर टैक्सेशन सेक्टर में चले जाएँ तो इसका रेगुलेटर कौन है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये 2001 में ऑर्डिनेंस आया था और अब इसका अपडेटेड वर्जन 2023 वाला होगा जो एज़ पर टुडे एप्लीकेबल है।
ऑर्डिनेंस इसको क्यों कह रहे हैं और इसको एक्ट क्यों कह रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। ऑर्डिनेंस बेसिकली ये होता है जब भी कोई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगाता है तो वो ऑर्डिनेंस ही होता है और वो इटसेल्फ एप्लीकेबल होता है, उसको एक्ट नहीं बनाना पड़ता फ्यूचर में। तो उस टाइम मार्शल लॉ था, दैट्स वाई वो ऑर्डिनेंस है और वही आज तक चल रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर क्या रेगुलेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग, कैसे रजिस्ट्रेशन होगी, कैसे लाइसेंसिंग होगी और इसका फर्दर कंप्लाइंस कैसे होगा, ये कॉर्पोरेट सेक्टर का काम है। टैक्सेशन वाले सेक्टर में क्या है, एफबीआर का काम कि किस किस कंपनी के ऊपर कितने कितने टैक्स लायबिलिटी फॉल होगी। अब अगर हम आ जाते हैं एनटीएन की कैटेगरीज में या इंडिविजुअल की, तो वो सैलरीड भी हो सकते हैं, नॉन सैलरीड भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये जब टैक्स फाइलिंग में जाएंगे उस टाइम आप इसको देखिएगा। अभी सिंपली मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ से रजिस्टर होगी, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है राइट नाउ। एफबीआर, एससीसीपी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, हमने कैटेगरी से पढ़ी थी, उसमें बेसिक थी सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर एफबीआर से रजिस्टर होगी, यस लाजमी होगी। एससीसीपी से उसको ज़रूरत है रजिस्टर होने की, नो। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास उसको ज़रूरत है रजिस्टर होने की, नो। ये सिर्फ़ और सिर्फ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्टर होगी और उसके बाद ये आप इसको कह सकते हैं कि यू कैन ईजीली ऑपरेट दिस कंपनी। कैसे रजिस्टर होगी, सिंपली इसको आप कह लेंगे जी फॉर्म 181 फाइल करना होता है एफबीआर को। और हमारी ऑनलाइन क्लास आई गेस ये 7 मिनट्स के बाद इसमें एंड होगी और फिर उसके बाद हम 10 मिनट्स की ब्रेक लेके फिर नया सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं ये चीज़ कंप्लीट कर लेता हूँ इन दिस 7 मिनट्स। सोल प्रोप्राइटर के बाद नेक्स्ट कैटेगरी क्या थी, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, जिसको हम एओपी भी कह रहे थे, फर्म भी कह रहे थे, और तीसरा नाम इसका था पार्टनरशिप। एफबीआर से रजिस्टर होगी, यस एफबीआर में इसका एनटीएन लेना ज़रूरी है, एनटीएन इज़ मैंडेटरी, अदरवाइज बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा और ये नॉर्मली ऑपरेट नहीं कर सकेगी। एससीसीपी में एओपी फर्म या पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना होता है, नो नॉट रिक्वायर्ड, उसके बगैर ये फंक्शन। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास ज़रूरत है, यस इट इज़ रिक्वायर्ड। थर्ड कैटेगरी में हम आ जाते हैं एलएलपी कंपनी, हमारी एलएलपी पार्टनरशिप, ये एफबीआर में रजिस्टर होगी, यस एनटीएन इज़ मैंडेटरी, मैं आगे एनटीएन लिख देता हूँ इसका। एससीसीपी में ये रजिस्टर होगी, नो, बल्कि एलएलपी है, यस ये एससीसीपी में रजिस्टर होगी। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास ये रजिस्टर होगी, नो। इसी तरह नेक्स्ट कैटेगरी है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एफबीआर में रजिस्टर होगी, एससीसीपी में भी रजिस्टर होगी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स नो। नेक्स्ट कैटेगरी प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैं पीवीटी एलटीडी लिखूँगा, ये एफबीआर में रजिस्टर होगी या एससीसीपी में या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स नो। नेक्स्ट कैटेगरी पीएलसी, पीएलसी से आपको आइडिया हो जाना चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एफबीआर में होगी, यस एससीसीपी यस, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स नो। अच्छा, इसमें एक आपने बड़ा ऑड सा पैटर्न देखा होगा मेरा कि एफबीआर में सारों में यस लिखा हुआ है। हर तरह की कैटेगरी का एफबीआर में होना ज़रूरी है। इससे क्या चीज़ जस्टिफाई होती है कि कोई भी इदारा पाकिस्तान में किसी भी कैटेगरी का रजिस्टर हुआ हो वो एफबीआर के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी इदारा पाकिस्तान में एससीसीपी में रजिस्टर हो तो ज़रूरी नहीं है उसका हर इदारे का एससीसीपी में रजिस्टर होना, बल्कि एलएलपी, ये इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये 4 जोन से हैं, इनका एससीसीपी में होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप जो है वो बगैर एससीसीपी के चल सकती है, सोल प्रोप्राइटर जो है वो भी बगैर एससीसीपी के चल सकता है।